अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि जैसे जब कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें किस किस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो चीज आपको समझनी है। अब यही मेन पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिसको आप ध्यान से समझो कि हम बताने क्या जा रहे हैं, वरना आप सोचेंगे यार कभी क्वेश्चन में सर ये निकालने लगते हैं, कभी ये निकालने लगते हैं। तो सबसे पहले इसको एक सिंपल वे में समझो कि जैसे हम आपसे कहें कि आपको हमने 3 फार्मूले दिए, हमने पहले 3 फार्मूले आपको बताए कि अगर कोई ट्रायंगल है, बस ऐसे समझो यहां पर, अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया, तो इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये इस एरिया का फॉर्मूला होता है, इसके ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने यहां पर एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल के लिए हमने कहा ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब हमने एक सर्किल लिया, उसकी रेडियस हमने लिख दिया r, और हमने कहा इसका एरिया निकालना है, तो आप क्या निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन आपको देंगे, तो जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, उसका एरिया फाइंड आउट करो, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अच्छा ये भी सोच कर बताओगे। रेक्टेंगल मतलब आयत, ठीक है, आयत की तरह, ठीक है, तो लेंथ इंटू विड्थ वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, यही तो यूज करोगे सेकंड वाला। तो अगर आपको लेंथ इंटू लेंथ और विड्थ दिया गया और रेक्टेंगल का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेकंड वाला। अगर हमने आपको ट्रायंगल दे दिया कि ट्रायंगल में ये लेंथ है, बेस है, तो आप उसका एरिया निकालो। और अगर सर्किल दिया, अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि बता क्या रहे हैं, ठीक है, ये बता हम ये रहे हैं कि आपको क्लियर है ना, आपको क्लियर है ना कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आपको तुरंत समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर हमने कहा सर्किल का एरिया निकालना है, तो कोई ये तो नहीं समझ रहा है कि हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या फर्स्ट वाला यूज करेंगे। अगर सर्किल का एरिया निकालना है तो कौन सा यूज करोगे, थर्ड। मतलब आपने चीजों को याद कर रखा है ना, आपने याद कर रखा है कि अगर सर्किल का एरिया ये होता है तो सर्किल का क्वेश्चन होगा तो हम ये वाला लगाएंगे, रेक्टेंगल होगा तो ये लगाएंगे, स्क्वायर होगा तो ये ट्रायंगल होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, याद है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ एरर में याद करना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आपको क्या निकालना क्या है। अगर वो पॉइंट भूल गए तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं हिलेगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे हमें करना क्या है। तो कुल मिला के हमें ये याद करना पड़ेगा ना, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला किस में हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ एरर पर अप्लाई होती है। अब आप देखो, जैसे आपसे कहा गया कि आपको यहां पर ये वाली वैल्यू, पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या लिखा है। वैल्यू आपको फाइंड करना है ऑफ ए विद एरर लिमिट, ठीक है। तो आपको ये बात याद करनी पड़ेगी, अगर वो किसी चीज की वैल्यू, ए मतलब कोई सिंबल हो सकता है, वो लेंथ हो सकता है, वो करंट हो सकता है, वो चार्ज हो सकता है, वो पोटेंशियल हो सकता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, मतलब एनीथिंग, ए कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कुछ भी। तो अगर उसने कहा कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद, क्या लिखा गया, एरर लिमिट, तो आपको समझ जाना है कि आपको निकालना है a इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डी ए। मतलब यहाँ ए और ए कैंसिल मत कर देना, मतलब वो लिखने का तरीका है, ठीक है, कि अगर आपको विद एरर लिमिट कोई चीज निकालनी है तो आपको a प्लस माइनस डी ए निकालना है, ठीक है। जहां a को हम कहेंगे एक्चुअल वैल्यू और डी को कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो ये याद करना पड़ेगा। जैसे अगर हमने आपसे कह दिया, हमने कहा कि आपको लेंथ फाइंड आउट करना है विद एरर लिमिट, आपको लेंथ फाइंड आउट करना है विद एरर लिमिट, तो आप बताओ क्या फाइंड आउट करना है, एल प्लस माइनस डीएल, यही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में उसने कहा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ विद एरर लिमिट, तो आपने तुरंत अपने दिमाग में समझ लिया कि एल प्लस माइनस डीएल फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे यहां पर देखो, उसी चीज को एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया गया कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ वायर अगर आपको कहीं दिया गया है इस तरह से, ठीक है, तो जब भी ऐसे दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जो पहले वैल्यू होगी वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, एक्चुअल। और जो आगे प्लस माइनस करके लिखा जाएगा वो उसकी क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी, ठीक है।
कभी भी ये उल्टा नहीं लिखा जाएगा कि एब्सोल्यूट एरर पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, ये नहीं होगा। हमेशा जो पहले वैल्यू होगी वो एक्चुअल होगी और जो बाद में होगा वो एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। तो ये लिखने का भी तरीका है और क्वेश्चन में पूछे जाने का भी तरीका है। कोई चीज ऐसे लिखी गई है तो उसको हम ऐसे समझेंगे, और कोई चीज हमसे ऐसे पूछी गई है तो हम उसे कैसे समझेंगे, ये आपको बताया गया है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर उसने हमसे कहा है एरर लिमिट, तो हमें ये पता हो जाना चाहिए तुरंत कि हमें निकालना क्या है। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमें फंक्शन क्या दिया गया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, अगर उसने लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर कहा है तो तुरंत आप समझ जाओ कि अगर उसने लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर कहा है, ठीक है, लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो इसका मतलब क्या है, हमें ए को लिखना है तो हम यहां तो एक्चुअल वैल्यू ही लिखेंगे प्लस माइनस करके। हमने पीछे वाले केस में क्या लिखा था, एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि उसने कहा था एरर लिमिट, लेकिन अब की वो क्या कह रहा है, परसेंटेज। तो जहां प्लस माइनस है उसके आगे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर लिखेंगे, मतलब डी अपान इंटू 100, ठीक है। और यही यहां पर देखो, लेंथ ऑफ अ रॉड विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज, अगर ऐसे लिखा गया है तो उसका मतलब है कि जो पहला है ये पॉइंट, ये एक्चुअल वैल्यू है और आगे क्या लिखा गया प्लस माइनस करके, परसेंटेज एरर लिखा गया है, ठीक है। तो अब आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे समझने के, पहला कि वो फंक्शन क्या है, मतलब उसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने आपसे कहा कि आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसकी रेडियस है r, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, v इज इक्वल टू 4/3, ये तो बन गया फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम मल्टीप्लिकेशन का ही केस कह सकते हैं या सिंपल केस हो गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही हो गया, ठीक है। तो आर क्यूब का मतलब r इंटू आर ही है ना, तो मल्टीप्लिकेशन वाला केस हो गया। एक सिंगल टर्म है तो उसमें कुछ भी आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो फॉर्मूला लगेगा, अगर उसने स्फीयर दिया उसका वॉल्यूम निकाल, लेकिन अब उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ दिया, अगर अब आपको आंसर देना है, हमने अब ये सब कुछ समझा दिया, आपको आंसर देना, अगर हमने आपसे कहा फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम बताओ, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, डीवी डिवाइडेड बाई वी, फ्रैक्शनल एरर यही तो होता है। तो अगर उसने क्वेश्चन में आपसे कहा फ्रैक्शनल इन वॉल्यूम बताओ, तो डीवी अपान वी तो निकालोगे। अगर उसने कह दिया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम बताओ, इनटू आपको 100 करना है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन कहा था तो ये, परसेंटेज कहा तो हमें ये निकालना है, ठीक है। लेकिन उसने अगर आपसे कह दिया कि आप इस वॉल्यूम में एब्सोल्यूट एरर बताओ कितनी, तो आप क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, सभी लोग बोलो क्या निकालोगे, डीवी निकालोगे। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, ये होता है ना, तो अगर वॉल्यूम है तो डीवी, लेंथ है तो डीएल, करंट है तो डीआई। तो अगर उसने आपसे कहा है कि आपको वॉल्यूम में एब्सोल्यूट एरर बताना है, तो तुम्हें पहले ये तो पता होना चाहिए कि क्या निकालने जा रहे हैं, सब में ये थोड़े निकाल देंगे। तो इसका मतलब वो हमसे कह रहा है कि डीवी की वैल्यू बताओ सॉल्व करके कितनी होगी, ठीक है। तो फिर अगर डीवी निकालना है तो हमें इस फॉर्मूले को, जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन वाला केस बताया गया वैसे करेंगे, लेकिन हम डीवी अपान वी नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि वी को उधर मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, डीवी। अगर उसने कह दिया फाइंड वॉल्यूम विद एरर लिमिट, अब बताओ क्या निकालना है, क्या निकालना है, v प्लस। अब इसीलिए मैंने कहा था कि ध्यान दो, ठीक है, जब ध्यान देंगे तभी आंसर दे पाएंगे। हमने आपसे क्या कहा था कि आप निकालना है आपको वॉल्यूम विद एरर लिमिट, तो आपको निकालना है v प्लस माइनस डीवी। v निकालने के लिए एक्चुअल फार्मूले का यूज करते हैं, dv निकालने के लिए हम जो मेथड सीखे थे उसका यूज करते हैं, ठीक है। अगर उसने कहे यहां पर ये आपसे कह दिया होता कि आपको निकालना है वॉल्यूम विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो आपको बताओ क्या निकालना है, आपको v बराबर क्या निकालना है, v प्लस माइनस डीवी अपान वी इंटू 100, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप निकालने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमने यहां पर आपको सिखा दिया कि अगर वो परसेंट फ्रैक्शन कहता है तो डीवी अपान वी, परसेंटेज कहता है डीवी अपान वी इंटू 100 निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर कहता है तो सिर्फ डीवी निकालोगे।
अगर वो एरर विद एरर मतलब वैल्यू विद एरर लिमिट कहता है तो आप ये निकालोगे, वैल्यू विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर कहता है तो आप ये निकालोगे। तो पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। यही तो हमने बताया था कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में दिया जाएगा ना कि वो क्या पूछ रहा है, लेकिन उसका मतलब तो हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर उसने कहा ये स्क्वायर है इसका वॉल्यूम, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर वो इसका कहते इसका सरफेस एरिया, तो तभी लगा दोगे। तब क्या लगाओगे? स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। तो समझ में एक बात आई कि पहले आपको ये याद होना चाहिए कि आपसे वो पूछ क्या रहा है। तो जैसे हमें यहां पता है वैसे ही हमें यहां भी पता होना चाहिए कि जो हमसे पूछ रहा है उसका मतलब क्या है। एक बात हो गई, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो है उसमें हम टाइप कौन सा यूज करेंगे। तो जैसे मान लिया हमारे पास जो क्वेश्चन है कि आपको ये चीज जब तक नहीं पता होगी कि आपको निकालना क्या है, तब तक आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो इसीलिए आपको बताया गया कि आप ये याद रखें, कोई भी फॉर्मूला आपको दिया जा सकता है तो आपको जैसे उसका मतलब पता है वैसे इनका मतलब पता होना चाहिए कि क्या निकालना है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लिया आपसे कोई भी, जैसे यहाँ पर जो चीजें बताई गई ये अगर समझ गए। अब मान लिया उसने आपसे कहा कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ L2 है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है उसकी टोटल लेंथ विद एरर लिमिट। तो क्या निकालना है? अगर उसकी कंबाइंड लेंथ विद एरर लिमिट निकालना है तो क्या निकालना है? L प्लस माइनस, यही याद करो तभी क्वेश्चन पकड़ पाओगे। ठीक है कि हमें निकालना क्या, जैसे अभी हमने कहा था ना कि वॉल्यूम निकालना है विद एरर लिमिट, तो आपने तुरंत बताया V प्लस माइनस dV। तो वही लेंथ निकालना है विद एरर लिमिट, तो प्लस माइनस dl ही तो निकालना है। अब कंबाइंड का मतलब टोटल हुआ, तो टोटल का मतलब L जब निकालोगे तो इन दोनों को ऐड ही तो करोगे। तो अब बताओ इसमें टाइप कौन सा लगाओगे? थर्ड लगाओगे ना। थर्ड टाइप में L1 प्लस L2 दिया गया था। मतलब ये दो बातें आप समझो, मुझे यही समझाना है आपको कि आपके पास दो चीजें, पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि आपको निकालना क्या है, और फिर आपको ये देखना है कि उसमें कौन सा टाइप लगेगा, तो उसमें फॉर्मूला देखना है। जैसे मान लिया हमने फॉर्मूला यहां पर लिख दिया V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आपसे कहा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है ना, करंट और रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है विद एरर लिमिट। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आ गई कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस विद एरर लिमिट, मतलब प्लस माइनस dV। ठीक है, तो अगर ये हमें निकालना है तो हमारा दिमाग में एक चीज क्लियर है कि हमें V चाहिए और dV चाहिए। तो हम ये चीज यहां से निकालें, V तो डायरेक्ट I और R लिखकर मिल जाएगा, dV कैसे निकालेंगे? हमारे रूल के हिसाब से। अब dV का मतलब एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ये कौन सा टाइप लगेगा? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, क्या लगेगा? क्या लगेगा? 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का केस है ना, तो पहले टाइप में मल्टीप्लीकेशन ही तो था, तो आप मल्टीप्लीकेशन का केस लगाओगे। तो मल्टीप्लीकेशन का केस लगाकर आप dV निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू रखकर आप V निकालेंगे, सॉल्व करें। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये ना पूछे वैल्यू, वो कह दे सिर्फ आपको बताना है करंट में इतनी एरर है परसेंटेज, रेजिस्टेंस में इतने परसेंट की एरर है, तो बताओ वोल्टेज में कितने परसेंट की एरर होगी। तो अगर उसने कह दिया परसेंटेज एरर इन V बताओ, तो क्या निकालना है? dV अपॉन V इंटू, बस। तो जब आप ये क्लियर होंगे क्वेश्चन पढ़कर कि हमें निकालना क्या है, तभी तो आप प्रोसीड कर पाओगे। पता लगा जब यही नहीं क्लियर है तो पूछ कुछ और रहा, निकाल कुछ और रहे हम बैठ के, ठीक है। पूछ पता लगा ये रहा तो हम ये निकाल रहे हैं, ये पूछ रहा तो हम ये निकाल रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी है कि सबसे पहले क्वेश्चन में वो हमसे पूछ क्या रहा है, ये तो क्लियर हो। और जब ये क्लियर होगा तब आप इस चीज को आगे ले जा पाएंगे कि इसमें कौन सा टाइप हमें यूज करना है, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये एक पॉइंट लिख दिया गया कि मैक्सिमम जो एरर हम फाइंड आउट करते हैं उसको परमिसिबल एरर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। मतलब कितने की परमिशन है, ठीक है, मतलब एक तरह से वो मैक्सिमम एरर ही होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। तो अब ये जो पॉइंट है डेंसिटी वाला, इसको अभी हम लोग ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन में आएगा तब हम इसको समझा देंगे थोड़ा सा, और बाकी हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, जितना पढ़ा है अब इसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लिए थे, 3 नंबर तक करे थे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो था वो हम लोगों ने अलग से भी किया था, ठीक है।
फोर्थ नंबर पर आते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। Two rods have length measured as 1.8 plus minus 0.2 meter and 2.3 plus minus 0.1 meter. Calculate their combined length with error limit. Combined length with error limit. तो पहले तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हमसे वो पूछ क्या रहा है। एरर लिमिट अगर कहा है तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, L इज इक्वल टू L प्लस माइनस, ठीक है। मतलब हम एकदम क्लियर हैं कि हमें L निकालना है एक्चुअल वैल्यू और प्लस माइनस करके उसमें आगे DL रखना है जो कि एब्सोल्यूट एरर है, तो हमें मिल जाएगी कंबाइंड लेंथ विद एरर लिमिट, ठीक है। अब अगर हम कंबाइंड लेंथ की बात करते हैं तो L इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 होगा, ठीक है। अब हम यहां पर इनकी वैल्यूज पहले रखते हैं। L1 क्या है, 1.8 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। और फिर दूसरा L2 क्या है, 2.3 प्लस माइनस 0.1, ठीक। ये हो गया, जो डेटा आपको दिया गया है उसका यूज करना है, तो L1 प्लस L2 हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है, L प्लस माइनस DL की वैल्यू निकाली, यानी कि L का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यूज से ही मिलेगी। तो इसमें बताओ, इसमें एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1.8 या 0.2, 1.8 है, ठीक है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। और इसमें क्या है, 2.3। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के साथ हमें ऐड कर देना है, इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1.8 प्लस 2.3, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट हम स्टेप बाय स्टेप ही लिखेंगे। फिर बीच में हम लगाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू मिल गई हमें। अब प्लस माइनस करके हमें क्या लिखना है, एब्सोल्यूट एरर। तो आपको याद होना चाहिए कि जब आपको कॉम्बिनेशन का ये L1 प्लस L2 मतलब टाइप 3 बताया गया था, तो कहा गया था कि एब्सोल्यूट एरर अगर आपको निकालना है dy, तो क्या करेंगे, dA प्लस dB, मतलब दोनों की एरर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरर को, ये एरर ही तो लिखा हुआ है dL1 और ये क्या लिखा हुआ है, dL2, आप इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1, एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो इसका आंसर हो गया, ये ऐड करेंगे तो कितना, 4.1 प्लस माइनस 4.1 प्लस माइनस 0.3 मीटर, 4,000, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था, मतलब जैसे हमें समझाना रहता है तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप लिखकर दिखाएंगे, बाकी एक बार आपने समझ लिया। अब आगे आप जब इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगी कि कभी भी इस तरह से अगर कुछ पूछा जाएगा, दो चीजों को ऐड करना है, वो भी विद एरर लिमिट उसने कहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल को एक्चुअल में जोड़ देंगे। तो हमें तो लगता है पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, 1.8 प्लस 2.3 4.1, और एरर को एरर में जोड़ देंगे 0.3, तुरंत आंसर आ गया 4.1 प्लस माइनस 0.3। कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। यहां पर हमने एक बार लिखकर समझ लिया कि एक्चुअल में क्या हमें फाइंड आउट करना था, कैसे हम फंक्शन लिखते हैं, कैसे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये नोट कर लिए सभी ने। क्वेश्चंस देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है फिजिक्स में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, बस ये है कि आप रटो नहीं, रटना है लेकिन समझने के बाद। जैसे हमने इसको समझ लिया, अब जैसे अगर हमने इसको हमने मान लिया हमने कभी समझा ना होता, हमने खाली इस चीज को रट रखा होता, तो हम आपको ऐसे बताते नहीं, हम सीधे आपसे कहते देखो इसको इसमें जोड़ देना, इसको इसमें जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तब हमारा समझाने का तरीका ये होता। लेकिन हमने समझ रखा है, तो हमसे अगर ये हमें अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो हमारे दिमाग में है, ऐसे ऐसे करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी को समझाना है तो भी हमें पता है, हम उसको सारी चीजों का या सारे उसके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो लेकिन चीजों को सॉर्ट कर रखो अपने दिमाग में, ठीक है। अब जैसे एक बार हमें समझ लिया इसमें क्या था, क्या पॉइंट था, क्या चीजें थी, सब समझ लिया। आगे दोबारा हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा, हम पेन भी नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट हम ऐड करके लिख देंगे हम, ठीक है। तो दोनों तरह से अपने आप को प्रिपेयर करो आप, क्योंकि अगर कोई भी बदलाव होता है ना जैसे क्वेश्चन में, तो अगर हमें क्लियर है तो हम उस बदलाव को पकड़ लेते हैं। अब जैसे मान ले यही क्वेश्चन है, हम अगर चाहें तो इसमें अभी चेंज कर दें,
अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या करना है, नहीं क्लियर है तुरंत आप फंस जाओगे। जैसे अगर हम यहीं पर ये क्वेश्चन बदल दें, कैलकुलेट देयर कंबाइंड लेंथ विद एरर लिमिट की जगह हम लिखते हैं विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो आपको तुरंत समझ में अगर आ गया कि भाई हमें तो याद ही ना विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर उसने कहा, तो इसका मतलब हमें निकालना है डीएल अपान एल इंटू 100। ठीक है, तो आप सोचो आपने ये एल निकाला और ये डीएल निकाला, डीएल ही तो निकाला है। अगर आपको परसेंटेज लिखना है इसको एल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर है तो आप अपने आप उसका वेरिएशन पकड़ लोगे, लेकिन अगर क्लियर नहीं तो बस उतना ही रट पाओगे जितना है उतना। धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, एक दो बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, फंसोगे, हमसे पूछोगे आके, सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, आते हैं 5 नंबर एनसीईआरटी का है। द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 एंड T2, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। क्या आएगा? सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही है, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कहा गया है। ठीक है, तो अब इसने ये नहीं मेंशन किया कि आपको विद एरर लिमिट निकालना है या विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज निकालना है। तो अगर ऐसा नहीं मेंशन है तो हमने तुरंत ऑप्शन चेक कर लिए, ऑप्शन में क्या परसेंटेज में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो अगर परसेंटेज में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? विद एरर लिमिट ही लिखा गया होगा। ठीक है, आप खुद ही देख लो, परसेंटेज में नहीं। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो फिर वो ऑप्शन से क्लियर होगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शंस की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम ऑप्शन से समझ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, मतलब बड़े टेम्परेचर से छोटे टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करना। अगेन हमें यहाँ पर वैसे लिखना है T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब हमने यहाँ पर T2 लिखा, T2 की वैल्यू क्या है? 50 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, फिर हमने यहाँ माइनस साइन लगाया और यहाँ पर लिखा 20 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, अब आपको क्या बताया गया था कि जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये जो निकालना है ये हमारे दिमाग में, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है, हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन के हिसाब से हमें पता चल गया ये हमें निकालना है, टी निकालना और प्लस माइनस डी टी निकालना है। ठीक है, तो t जो है वो एक्चुअल वैल्यू है और dt एब्सोल्यूट एरर है। तो एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के साथ ही जो काम करना है करेंगे। तो आप यहाँ सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे? सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 20। तो ये तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई, यानी कि t आ गया। अब आगे हमें क्या लिखना है? प्लस माइनस, और फिर हमें एरर लिखनी है। एरर को एरर के साथ क्या करोगे? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एरर को एरर के साथ हमें ऐड ही करना है, जबकि ये वाली वैल्यू हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो एक्चुअल वैल्यू को अगर उसने जोड़ने को कहा है तो जोड़ो, जैसे पिछले केस में हमने जोड़ा क्योंकि उसने कंबाइंड कहा था। दूसरे केस में उसने कहा डिफरेंस, तो एक्चुअल को एक्चुअल से घटाएंगे। लेकिन एरर को पिछले केस में भी ऐड किया गया और यहां पर भी हम ऐड ही करेंगे। तो यहां पर हम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.5 एंड प्लस 0.5। ठीक है, 30 प्लस माइनस 1.0। ठीक है, तो ये इतने आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। एरर्स को जो है हम लोग कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा ऐड करते हैं, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। इसको एक और तरीके से हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, मतलब कोई और एग्जाम्पल लेकर आपको हम बता देते हैं कि क्यों वो एक्चुअल में आता ही एडिशन है। अगर आप कुछ भी कर लो, क्योंकि ये जो हम प्लस माइनस लिखते हैं ये एक्चुअल में क्या है? ये एक तरह की अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चितता है कि कितना प्लस हो सकता है, कितना माइनस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अनसर्टेनिटी या जो जिसको हम एरर बोल देते हैं वो यहाँ कितनी आ रही है, वो एक तरह से हमेशा ऐड ही होगी।
अगर आप यहाँ पर उसके वेरिएशन को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हालांकि जो हमने बताया है फाइनली आपको याद वही रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बार हम आपको ऐसे समझा दे रहे हैं कि क्यों हम ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लिया, अब जैसे तुम आए हो अपने घर से यहाँ पर कोचिंग करने, ठीक है, तो तुम्हारा एक मंथली खर्चा होगा, हॉस्टल का खर्चा होगा, टिफिन का होगा, एंड सो ऑन वाले खर्चे होंगे, ठीक है। कभी इधर उधर चले गए, कभी चटोरी गली चले गए तो उधर का खर्चा। तो कुल मिला के तुम्हारा कुछ अपना पर्टिकुलर एक खर्चा होगा। घर वाले जो आपको पैसा भेज रहे हैं वो भी एक फिक्स अमाउंट भेज रहे होंगे। कभी कभार कुछ मान लिया उसमें ज्यादा हो, क्योंकि हम लोग एरर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हम लोग ये मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत तो कभी कभी प्लस माइनस कुछ कर देते हैं। तो जैसे मान लिया वो जो आपको घर से रिसीव होने वाला जो पैसा था, ठीक है, वो आपको हर महीने मिलता है, मान लिया 20,000, जिसमें आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ निपटाना रहता है, ठीक है। लेकिन अभी एक्चुअली में जुड़े हैं इतना तो हमारे घर वाले देते नहीं है, ठीक है, आपकी जाके लड़ाई करेंगे। तो मान लेते हैं ऐसे कि उन्होंने आपको 20,000 रुपए दिए, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी थोड़े बहुत कम ज्यादा कर देते हैं। मान लिया 500 रुपए कभी ज्यादा भेज देते हैं तो कभी कम कर देते हैं, ठीक है, किसी वजह से। तो ये निश्चित नहीं है, लेकिन लगभग इतना भेजते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जा रहा है। ऐसे ही तुम्हारे खर्चे में तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर मान लिया जो तुम्हारा खर्चा हो रहा है, वो खर्चा सपोज कर लिया आपका हो रहा है 19,000 सिर्फ, ठीक है, और प्लस माइनस 200, कभी 200 रुपए ज्यादा हो गए और कभी 200 रुपए कम खर्च हो गए, ठीक है। तो ये आपने जो आपको मिला और ये जो आपका एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम ऐसे समझ लें कि 20,000 भेजे गए और 19,000 रुपए खर्च हुए, तो हमारी 1,000 रुपए की बचत हो रही, ठीक है, जिसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी जो सेविंग है, जो हमारी बचत है, उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना आया, 20,000, ठीक है, और उसमें से हमने खर्च कितना कर दिया, 19,000, ठीक है। तो हमारी जो बचत है, जो सेविंग है, वो कितनी हो गई, 1,000 रुपए, ठीक है। अब आप देखो कि जैसे अगर आप ये चाहते हो कि आपकी सेविंग मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि घर वाले फिक्स तो भेज नहीं रहे और आपका खर्चा भी फिक्स नहीं, कभी कभी ज्यादा हो जा रहा है, कभी कुछ कम हो जा रहा है। अब मान लिया आपने यहां पर क्या किया, आपने सोचा कि हम मैक्सिमम कितनी बचत कर सकते हैं और मिनिमम कितनी कर सकते हैं। तो अगर आप ये जो अपनी सेविंग है इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो अब आप खुद बताओ कि अगर सेविंग आपको मैक्सिमम करनी, तो आप इस 20 जो मिलने वाला पैसा है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको बचत ज्यादा करनी है तो मिलने वाला पैसा ज्यादा होना चाहिए। तो वो कितना होना चाहिए, 20,000, ठीक है, और प्लस 500, ये मिलने वाला पैसा आपका ज्यादा होना चाहिए। और खर्च, क्योंकि आप मैक्सिमम चाह रहे हैं बचत बचत करना, तो खर्च आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम होना चाहिए सबसे। तो खर्च कितना हो, 19,000 माइनस 200 खर्चा होना चाहिए आपका, ठीक है। मतलब ये अगर आपका खर्चा हो और ये आपको मिलने वाला पैसा हो, तो आपकी बचत सबसे ज्यादा होगी, होगी कि नहीं। तो आप यहां पर इस चीज को अगर सॉल्व करो तो 20,000 में से 19,000 घटाया तो कितना हुआ, 1,000, ठीक है। और ये जो अलग वाला है, जो प्लस माइनस है, जो निश्चित नहीं, उसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग वाला यहाँ पर है, वो यहाँ पर कितना है, 500, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये तो माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो आपको यहाँ दिख रहा है प्लस 700, ठीक है। मतलब आपकी बचत मैक्सिमम हुई 1,700 रुपए। 1,000 तो पहले ही बच रहा था, लेकिन क्योंकि आपको अब की बार ज्यादा मिला और खर्च आपने कम किया, तो आपकी बचत हो गई 1,700, ठीक है। अगर यही चीज मिनिमम आपकी हो रही कि सेविंग आपकी कम हुई, तो कब कम होगी, जब घर से मिलने वाला पैसा कम हो। तो घर से मिलने वाला पैसा कम कितना हो सकता है, -500, ठीक है। और जो आपका खर्चा हुआ वो क्या हो जाए, वो ज्यादा हो जाए, तब तो आपके पास सबसे कम बचेगा। तो खर्चा हमारा हो गया सबसे ज्यादा उस समय। तो यहां पर हमने 19,000 प्लस 200 खर्च कर दिया। तो इस महीने हमारे पास सबसे कम पैसा बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 माइनस 19 तो एक साथ लिख लेते हैं, 1,000, ठीक है। फिर ये माइनस, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 500, ये -200, तो कितना हो जाएगा, -700। मतलब
हमारे पास जो बचत हो रही है वो मैक्सिमम कितनी हो रही, 1000 प्लस 700, और मिनिमम कितनी हो रही, 1000 माइनस 700। यानी कि जो हमारी सेविंग है, अगर हम उसको लिखना चाहें तो 1000 प्लस माइनस 700, यही तो होगी ना। ठीक है, अब जरा आप देखो, ये जो क्वांटिटी आपको 700 मिली है, आप यहां पर क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कर रहे थे ना। ये जो क्वांटिटी आपको 700 मिली, क्या ये 500 और 200 को जोड़कर नहीं मिली है, जोड़कर ही तो मिली। यानी कि जिसको हम एरर कहते हैं, हम ऐड कर रहे थे तब भी उसे हम ऐड ही कर रहे थे, और अगर हम सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तब भी वो क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो समझ में आया, यही काम एरर में होता है कि जब हम कहीं एरर की बात करते हैं तो एरर में यही चीज तो होती है कि हम ऐड करते हैं तब भी एरर ऐड होती है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एरर ऐड ही करते हैं। तो समझ में आ गया ना कि एरर को हमेशा ऐड क्यों किया जाता है, क्योंकि वो एक अनसर्टेनिटी है जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी को बताती है कि कितना प्लस में हो सकता है और कितना माइनस में। ठीक है, तो ऐसे बता दिया आपको, एक बार समझा दिया। बाकी मेन तो वही है कि हमें याद रखना है कि एरर्स को हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, if error in measuring diameter of a circle is 4%, the error in measuring the radius of the circle would be। तो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन तो सबको पता होगा ना, डायमीटर ये होता है, ठीक है, इसको हम डी लिख देते हैं, कैपिटल डी पूरा, और रेडियस आधी होती है यहाँ पर, ये है आर, मतलब आर जो होता है वो क्या होता है, डी डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा। थर्ड, 4%। सभी लोग ट्राई करो कि आप अगर रूल से भटक जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने देखा रेडियस d/2 है, तो एरर भी d/2 हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि एरर निकालने के लिए आप एरर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब उसने हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज दिया और परसेंटेज पूछा है, ठीक, तो हम लोग रूल के हिसाब से ही चलें। r इज इक्वल टू d/2। रूल क्या कहता है, वो कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म हो उसको आप इग्नोर कर दो, यही तो बताया गया था रूल में, कांस्टेंट टर्म आप हटा दो। देन आप यहां देखो क्या बच रहा है, आर, तो आर को कैसे लिखते हैं, डी आर अपान आर इंटू 100। डी को कैसे लिखेंगे, डी डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 100। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला कि जो परसेंटेज एरर यहां होगी वही सेम परसेंटेज एरर रेडियस में भी होगी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डायमीटर में एरर कितनी है, 4%। तो यही आंसर आपका आएगा थर्ड। ठीक है, नोट कर लेंगे। क्लियर हुआ ना कि हमने कुछ नई चीज नहीं बताई। अगर आप देखेंगे, आप कोई भी यहां से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपको जितना हम कॉन्सेप्ट में समझाएंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके आपको बताएंगे कि देखो यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगना है। ये नहीं कि हम कॉन्सेप्ट में कुछ और बता रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ और। कॉन्सेप्ट में हमने यही चीज सिखाई थी आपको, उसी से ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, नोट करेंगे और अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अ क्यूबॉइड हैज वॉल्यूम v इज इक्वल टू, ये नोट कर लिया ना सभी ने। A cuboid has volume v is equal to L into 2L into 3L, where L is the length of one side. If the percentage error in the measurement of L is 1%, then the percentage error in measurement of V is, volume में कितनी percentage error होगी। थर्ड ऑप्शन, और कोई, सेकंड ऑप्शन, हाँ, सेकंड और थर्ड तो आ रहा, और भी किसी का कुछ है, आए तो बताया करो, अपना जो आंसर आए बोलो। ठीक है, आंसर बोलने की हैबिट डालो, कुछ भी जो भी सॉल्व करो, मतलब ये नहीं कि सर कह रहे हैं इतना जोर दे रहे हैं तो हम बोल ही देते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कुछ आप सॉल्व करो, अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, कि यार कुछ हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, ऐसे सॉल्व किया, उसको सॉल्व करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्यूबाइड तो समझते हैं ना, जैसे क्यूब में होता है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती, क्यूबाइड में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होते। तो जैसे उसने आपको दे दिया L एक साइड, दूसरी साइड 2L, तीसरी साइड 3L, तो अलग अलग है, तो वो क्या है, क्यूबाइड। जैसे ये जो हॉल दिख रहा है आपको, हालांकि इसमें ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, लेकिन एक तरह से इसको हम अगर वो पार्ट सीधा कर लें
तो इसको हम क्यूब नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्यूबाइड बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी विड्थ अलग दिख रही है, ऊंचाई अलग दिख रही है और लंबाई हमें अलग दिख रही है, ठीक है। तो ये क्यूबाइड हो गया। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम उसने दिया ही है, उसने एल दिया, लेंथ ऑफ वन साइड, तो परसेंटेज एरर उसने पूछा है 1% की अगर इसमें है तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि एक एल जो दिया गया इसमें जो यूज किया गया उसमें अगर एरर कितनी है 1%, तो परसेंटेज एरर आपको बताना है वॉल्यूम में क्या होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसमें दो आंसर निकालने, थर्ड एंड सेकंड कुछ लोगों ने। तो जैसे वॉल्यूम दिया गया, अब वॉल्यूम उसने L इंटू 2L और इंटू 3L दिया है। तो पहले तो हम लोग एक काम करें कि इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि एक ही क्वांटिटी, अगर ये A होता है, B होता है, C होता है, तब हम कुछ नहीं करते, तो हम डायरेक्ट फिर वो टाइप 1 यूज करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सब L ही दिया गया, तो इसको हम लिख लेते हैं 6L3, ठीक है। अब अगर आपने यहां पर ये ऐसे डायरेक्ट कर लिया कि L में परसेंटेज एरर 1 की है, तो आपने L की जगह रख दिया 1 और 1 इंटू 6 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 6% आ जाएगा। जबकि उसमें आप मेथड से दूर भाग गए, मेथड में तो ये बताया नहीं गया, मेथड में ऐसा कुछ बताया गया नहीं, मेथड में तो कहा गया कि इसको देखा कांस्टेंट को तो सबसे पहले ही हटा दो। इसमें कई लोगों का 18% भी आ जाता है, इसको भूल ही जाते हैं, इसको उठाकर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 3 18 और L को लिख देंगे 1, तो 18 इंटू 1 18%, तो वो भी आंसर आता है। वो सब बनाए गए आंसर है, कुछ भी आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा, वहां पर कुछ ना कुछ मैच कर जाएगा। तो आप अपने रूल पर रहो, कॉन्सेप्ट पर रहो, कॉन्सेप्ट से दूर मत भागो। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि सबसे पहला काम कि हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट हटाए, परसेंटेज उसने पूछा, ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें निकालना क्या, हमें परसेंटेज निकालना है। अभी यही क्वेश्चन में एरर लिमिट लगा दे, लिमिट ऑफ परसेंटेज लगा दे, तो हमें कैलकुलेशन बदलना पड़ेगा। सब पर क्वेश्चन आएंगे आगे। तो यहाँ तो सिंपल हो गया कि परसेंटेज एरर पूछा, यानी कि डीवी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100 निकालना है। तो क्या बताया गया, इसको हटा दो, जो पावर है उसको पहले ले आओ, तो पावर को हमने पहले लिया और इसको क्या लिखा, डीएल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100। लेंथ में परसेंटेज एरर उसने कितनी दी है, 1, 3 इंटू 1 कर दिया, क्या आंसर आ गया 3%। यानी कि जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन निकाला था उनका सही था, ठीक है, नोट करें, ठीक है। तो कैसे भी बस आप रूल को पकड़े रहो, उससे इधर उधर मत जाओ, आपका आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नोट कर लिए इसे। धीमे धीमे आप देखेंगे कि आपकी जब प्रैक्टिस होने लगेगी ना, तो आप यहाँ पर इतना आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही आ जाएंगे आंसर। जैसे यही देखो, तो ये मल्टीप्लाई किया हमने 6L3 लिखा, तो हमें पता है ये परसेंटेज इन वॉल्यूम है, हमें कोई दिखाने की जरूरत तो है नहीं एग्जाम में। 6 कांस्टेंट है, हटा दिया। हमें दिमाग में कैलकुलेशन हम इतना कर सकते हैं कि 3 को पहले लिखेंगे और आगे L की परसेंटेज एरर लिखना है, तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3%। मतलब बिना कुछ लिखे लिखना वहां पड़ेगा जहां थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा या कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा। सिंपल इस तरह के क्वेश्चन में तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। The density of a cube is measured by measuring its mass and the length of its side. If the maximum error in the measurement of mass and length are 4% and 3% respectively, the error in the measurement of density is, क्या आएगा, सेकेंड 13%। सभी लोग ट्राई करो। कुछ लोगों का यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आया है, अभी सही क्या है गलत क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करें। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, और कोई, फर्स्ट। सभी लोग ट्राई करो, देखते हैं किसका क्या। फाइनली क्या क्या आंसर आए हैं, सेकेंड ऑप्शन, कुछ लोगों का फर्स्ट ऑप्शन आया, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या सही है। डेंसिटी ऑफ क्यूब, डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा ही था और ये तो सिंपल फॉर्मूला सबको याद ही रहता, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो डी है उसको हम लोग लिखते हैं मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है। उसने यहाँ पर कहा है एक क्यूब, क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, मतलब अगर उसकी लेंथ आप एल ले लो तो एल क्यूब। अब यहाँ गलती क्या होती है,
गलती यहाँ पर ये होती है कि हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि उसने हमें दिया क्या है। उसने हमें मास में एरर दिया और लेंथ में एरर दिया है। मास में उसने दिया है 4% और लेंथ में दिया है 3%। तो हम लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं, पहला ऑप्शन कैसे आया कि हमने यहाँ पर देखा m/v, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने मास का लिख दिया 4 और लेंथ को वॉल्यूम समझकर ये तो ऊपर जाएगा, वो तो प्लस ही जाएगा फाइनली, माइनस तो होगा नहीं, और +3 दैट इज इक्वल टू 7%, जबकि तो गलत हो गया ना। अगर उसने यहाँ लेंथ की बजाय उसने लिखा होता है कि हमने मास और वॉल्यूम को मेजर किया है, मास में एरर 4 है और वॉल्यूम में एरर 3 है, तो आंसर कितना आता, तब ये 7 आता। तो ये हम कर चुके हैं, एक बार टेस्ट में हमने दिया था, तब कई लोगों का जिसका यहाँ सही हुआ था उसका वहां गलत हुआ, क्योंकि उसने ध्यान ही, उसने थोड़ा सा डेंसिटी आपके 4-3 तुरंत मार दी 13%, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया उसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर दी। जैसे यहाँ लेंथ दिया, उसमें हमने लेंथ की जगह वॉल्यूम कर दिया, तो अगर लेंथ की जगह वॉल्यूम कर देंगे तो आंसर कौन सा होगा, तब 7 होगा। लेकिन हमने यहाँ लेंथ रखा है तो आप वॉल्यूम यहाँ पर जो है ये 7 वाला आंसर नहीं होगा, तब क्या होगा देखते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए कभी भी क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर मत दो, ठीक है। यहाँ पर मास और क्यूब का वॉल्यूम L क्यूब होता है, तो हमने L लिख दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम अलग लिख देते हैं, वैसे ये तो बहुत सिंपल सी चीज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इज इक्वल टू L क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब, ठीक है। तो L क्यूब रखा हमने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने रूल के हिसाब से, ये डिवीजन रूल है टाइप 2, ठीक है, तो हम L को ऊपर ले जाएंगे, L टू द पावर -3 किया। फिर हम लोगों से क्या कहा गया था कि अगर परसेंटेज दिया जाए और परसेंटेज ही पूछा गया है तो हमें परसेंटेज निकालना है, इस बात पर हम ध्यान रखेंगे, हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये सिंबल बदल देते हैं, वरना 2 बार वैसे D लिखेंगे तो अजीब लगेगा। रो लिख लेते हैं, रो भी डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू m L टू द पावर -3 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, D रो डिवाइडेड बाई रो इंटू 100। m को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, dm डिवाइडेड बाई m इंटू 100। माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस, माइनस नहीं लिखेंगे प्लस कर देंगे, और 3, और फिर L को क्या लिखेंगे dl/L इंटू 100। कुछ भी नई चीज इसमें नहीं, जो पीछे हमने रूल बताया था उसी रूल पर हमें, ठीक है। मास में जो एरर है वो उसने कहा है 4 और जो लेंथ में एरर है वो उसने कहा 3, तो यहां पर ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक, 3 हो गया, और लेंथ में एरर कितनी 3%, तो 3 इंटू 3 9 एंड प्लस 4 कितना आ जाएगा 13%। तो सेकेंड ऑप्शन जिन लोगों का आया था वो सही। यहाँ पर जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है मास बाय वॉल्यूम होता है, अगर उसने वॉल्यूम दिया होता तो हम डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर लेते, लेकिन उसने वॉल्यूम की बजाय उसने क्या कहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, मतलब उस क्यूब की एक साइड को मेजर किया गया और मास को मेजर किया गया, वहां से डेंसिटी निकाली जा रही। तो उसने मास में एरर दिया है 4% और लेंथ में एरर दिया 3%। तो जहां पर वॉल्यूम था वहां पर अगर हमें क्यूब की एक साइड पता है तो उसका वॉल्यूम हो जाता है L क्यूब, तो यहां पर हमने रखा है L क्यूब, इसको ऊपर ले गए L टू द पावर -3। अब ये डिवीजन वाला केस है ना, यानी कि टाइप 2 है, तो टाइप 2 में आपको बताया गया था जो नीचे की क्वांटिटी उसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक। देन आप वही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, रो को लिखा हमने d रो अपान रो इंटू 100, m को लिखेंगे dm अपान m इंटू 100। ये पावर जो है ये आगे आ जाती है, लेकिन साइन माइनस का नहीं लगा सकते, प्लस का ही लगाएंगे क्योंकि एरर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो 3 dl अपान l इंटू 100, तो ये जो यहां पर है ये हो गया 4, dl अपान l इंटू 100 वो दिया गया 3, सॉल्व कर लिया कितना आ गया 13%, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर आप सोचो कि यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता तो हम इसका कैलकुलेशन ही इतना इजी है कि हम इसको अपने दिमाग में कर लेते। हम क्या रखते हैं यहाँ पर कि जैसे ये m है तो हम यहीं पर देख कर लेते कि ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो m में मतलब ये इस तरह का हो जाएगा, तो m में एरर कितनी होगी दी गई है 4% और ये पावर पहले आ जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे +3, और लेंथ में कितनी एरर है 3, कितना आ गया 30। ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये तब पड़ेगी जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोई कैलकुलेशन होगा तो हम लिख लेंगे सेफ्टी के लिए, ठीक है। 9 नंबर,
heat generated in a circuit is given as H equal to I square RT if the percentage error in measuring I is 2%, R is 1% and T is 1%, the maximum error in measuring heat will be. क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ, बिल्कुल सही. ये जो फॉर्मूला है देखो, ये फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे भी. जब हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, तो वहां पर हम लोग इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं जानने की फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया, उसकी कोई मतलब उसका नहीं है. यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट, इसीलिए उसने फॉर्मूला दे दिया कि हो सकता है अभी आपको ना पता हो, तो आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले का आपने यूज कर लिया. तो फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक. अब जैसे यहाँ तो अभी हम लिख देंगे पूरा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमें लिखना ना होता, समझाना ना होता, तो हम इसमें कुछ नहीं लिखते. हम सीधे क्या करते, अपना दिमाग लगाते, ये 2 पहले आएगा तो हम लिखते 2 और आई में कितनी एरर है? 2% करंट में है. ठीक है, मेजरिंग आई इज 2%, आर इज 1%, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देते? 2. और फिर रेजिस्टेंस में कितनी एरर है? 1. तो इनटू का साइन हो जाता प्लस में, वही जो टाइप फर्स्ट हमारा है 1, और टाइम में भी एरर 1 है, +1. 2 × 2 4 +1 5 +1 6. सीधे आंसर आ गया हमारा 6%. बस इतने तो क्वेश्चन. लेकिन अभी हम चूंकि समझा रहे हैं तो हम पूरा लिख दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर बाकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें. ये मैं इसलिए बताता जा रहा हूँ क्योंकि हम ये आपको हमने जैसे पहले टर्न पे भी बताया था कि घर पे जाके आप कम से कम लिखो, ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने दिमाग पे रखो, कैलकुलेशन दिमाग में करो, कोशिश करो, फार्मूला दिमाग पे रखो और सीधे वैल्यू पुट करने की कोशिश करो. ये हैबिट जो आपकी बनेगी वो एग्जाम में आपकी बहुत काम आती है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हालांकि भी लिख लेते हैं. dH upon H into 100 is equal to 2 times di upon I into 100 plus and plus dt upon T into 100. टू इंटू 2 हो गया और ये 1 है और ये भी 1 है, +1 +1. 6% यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, नोट कर लीजिए जिन लोगों का नहीं हुआ था. नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं. क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7%. While measuring the acceleration due to gravity by a simple pendulum, a student makes a positive error of 1% in the length of the pendulum and a negative error of 3% in the value of time period. अब देखो यहाँ पर उसने कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ आपको क्या दिया कि एक में पॉजिटिव एरर है, दूसरे में कैसी है? नेगेटिव एरर. ठीक है, तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि यार ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग दे रखा है, इसका क्या करें. ठीक है, बट कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. इस परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी बाय द रिलेशन, ये रिलेशन दी, तो ये फॉर्मूला कोई और नहीं, वही फॉर्मूला है, T = 2π√L/G, जो लेकर हमने एग्जाम्पल आपको समझाया था. बस उसी को दोनों साइड में स्क्वायर करके जी निकाल लिया गया है. ठीक है, तो फॉर्मूला तो पता है ना ये वाला. तो ये फॉर्मूला T = 2π√L/G होता है, तो उसी को उसने स्क्वायर करके दोनों साइड में जी सॉल्व करके लिख दिया है. ठीक है, तो चूंकि उसने हमें फॉर्मूला दे दिया है तो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला उसने दिया उसी का यूज करेंगे. G = 4π²
और L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, डिवीजन रूल है, इसको ऊपर ले जाएंगे, टी टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बताओ जरा अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 पाई स्क्वायर ये पूरा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्रॉस कर दो, तुरंत हटा दो, उसमें कोई एरर होगी नहीं, ठीक है। फिर G को हम क्या लिखेंगे, dg डिवाइडेड बाई G इंटू 100, L को क्या लिखेंगे, dl अपान L इंटू 100, और ये माइनस आएगा पहले, तो माइनस लिखे या प्लस, प्लस ही हम लोग लिखेंगे, तो +2 टाइम्स dt डिवाइडेड बाई t इंटू 100, ठीक है। अब उसने कहा है लेंथ में जो एरर है वो कितनी है, 1%, पॉजिटिव एरर, तो लेंथ में हमने यहां पर पॉजिटिव 1% रख दिया, +2, और उसने कहा है टाइम पीरियड में कितनी एरर है, एंड अ नेगेटिव एरर ऑफ 3% इन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो जरा बताओ यहां पर हम -3 रखें या प्लस, प्लस ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आपने यहां माइनस रख दिया तो ये एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और आपको अभी हमने डेराइव करके भी बता दिया था एक एग्जांपल से कि एरर्स को आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड ही होंगे। तो चूंकि ये दोनों एरर्स हैं इसलिए यहां माइनस नहीं रखेंगे, भले उसने दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम रखेंगे यहां पर प्लस में ही, और ऐड कर देंगे, और बन जाएगा ये कितना, 7%, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेंगे। सॉल्व किया आपने, क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन, कितने लोगों ने निकाला, बढ़िया है, ज्यादा समझ में आ गया। थर्ड ऑप्शन जो है 14%, नीट में आपके यहाँ पूछा गया था, नीट 2013, मतलब ये पहली बार नीट का आगाज हुआ था 13 में, हालांकि कैंसिल हो गया था नीट, वो फिर वापस AIPMT हो गया था। In an experiment, 4 quantities A, B, C, and D are measured with percentage error 1, 2, 3, and 4%. Respectively, quantity P is calculated as follows: P is equal to A cube B square divided by CD. Percentage error in P's. Function सही दिखा? A cube B square upon CD. ठीक है? तो P is equal to A cube B square divided by C into D. ठीक है? अब जैसे आपको अगर एक लाइन में ये आंसर बस लिखना है, ठीक है, जैसे हमें समझाना नहीं होता, हमें आंसर लिखना होता, हम बार बार बताते चलते हैं कि घर पे जाके आप ऐसे ही करो, ठीक है, दिमाग पे अपने कॉन्सेप्ट रखो, लेकिन ऐसे करो। जैसे हमें पता है ये 3 आगे जाएगा और A से मल्टीप्लाई होगा, और A से नहीं बल्कि A की परसेंटेज एरर से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 होगा ना, 1% दिया गया, फिर ये 2 आगे जाएगा, B से मल्टीप्लाई होगा, मतलब B की परसेंटेज से, और इंटू का साइन है, प्लस में कन्वर्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है। फिर प्लस ये C ऊपर जाएगा, माइनस C टू द पावर -1, लेकिन माइनस होगा नहीं, एरर जिसकी भी है वो ऐड ही होंगी, यानी कि C की एरर D की एरर दोनों ही इसमें ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट तो हमें करना नहीं। तो C की एरर कितनी है, 3, और D की एरर कितनी है, 4, ऐड कर लो, 3 + 4 7, और प्लस A भी 7, 7 and 7 कितना, 14%। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट वहां पर एक लाइन में वो हो गया, ठीक है। लेकिन अभी जो कि हम लोग सीख रहे हैं तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो ये है हमारा टाइप 2, ठीक है। हमेशा जैसे ये नहीं कि अब एक फ्लो में आ गए क्वेश्चन, हमें ऐसे मिलते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, ठीक है, अभी आगे चेंज हो जाएगा टाइप। तो आप अभी सिंपल वाले जैसे तरीके हैं सीख रहे हैं, इसमें सिर्फ सीधे सीधे परसेंटेज दिया जा रहा है और परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना कि आगे भी क्वेश्चन बदलने वाले हैं। अभी वो वैल्यू पूछेगा विद एरर लिमिट या विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर या एब्सोल्यूट एरर, तो वो चीजें कैसे निकालेंगे वो पीछे आपको सब समझाया गया, ठीक है। तो सारी चीज दिमाग में रखना है। तो हम लोग यहाँ तो ये सिंपल टाइप हो गया हमारा सेकेंड, हम इसको लिखेंगे A क्यूब B स्क्वायर C टू द पावर -1 D टू द पावर -1। देन हम लिखेंगे यहाँ पर dp डिवाइडेड बाई p इंटू 100 इज इक्वल टू 3 पहले आएगा, 3 लिखा, dA/a इंटू 100, फिर प्लस 2 पहले आ जाएगा, b को हम कैसे लिखेंगे, db डिवाइडेड बाई b इंटू 100, ठीक है।
फिर ऐसे ही हम लोग ये पहले आ जाएगा माइनस, लेकिन वो प्लस हो जाएगा, DC अपॉन C इंटू 100, और फिर ये भी पहले आ जाएगा D डिवाइडेड बाई D इंटू 100। ठीक है, सब वैसे लिखते चले जाएंगे, लिखने की जरूरत तो थी नहीं, वो तो हमने आपको अलग से पहले बता दिया था, बट दिमाग में होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि क्या किया जा रहा है वो हमारे माइंड में है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिख दी गई, 3 इंटू 1 हो गया, फिर प्लस 2 इंटू 2 हो गया, बी में जो एरर है, सी में 3 है और डी में 4 है, तो वो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, +3 एंड +4। ठीक है, तो ये हो गया 3 + 4 + 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 14%। तो आप सोचो हम क्यों आपसे मना कर रहे थे कि घर पे जाओ तो आप कम से कम लिखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस कम, मतलब प्रैक्टिस जो भी है वो कम से कम लिख कर करो, कि कम से कम चीजें लिखो, सारी चीजें दिमाग में करो, कैलकुलेशन करो, फॉर्मूले अपने दिमाग में चलाओ, क्योंकि अगर आप ऐसी हैबिट बनाओगे तो आप सोचो कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हमारी मजबूरी है समझाना, लेकिन आपकी तो कोई मजबूरी नहीं रहेगी ना एग्जाम में कि हम बैठ के वहां लिखें, वहां किसको तुम समझा रहे हो, ये थोड़ी जो बैठे आओ तुम्हें पढ़ा देते हैं एरर। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मजबूरी है कि आप लिख लें, हमारी मजबूरी लिखना है, लेकिन एग्जाम में आपको वैसे ही करना है जैसे भी अलग से बताया गया था, लेकिन वो काम कॉन्फिडेंटली आप तब कर पाएंगे जब आप उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ठीक है, तो घर पे आप अभी से ये हैबिट बना लो कि ज्यादातर फॉर्मूले हम मतलब एक बार याद करते समय तो लिखेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि फॉर्मूले की अगर रिक्वायरमेंट लिखने की नहीं है तो हम डायरेक्ट उसको दिमाग में रखते हुए सिर्फ वैल्यू रखकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो हैबिट्स बन जाएंगी तो आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा वहां पर अपने आप। नोट कर लेंगे जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बाकी लोगों ने ट्राई किया क्वेश्चन? इसमें एक पार्ट तो आपको आसानी से, वो तो ऐसे ही है जैसे 11 नंबर का क्वेश्चन वैसे 12 है, वैसे ही 13 भी है, लेकिन एक इसमें और पार्ट दिया गया है, उसको क्या करेंगे वो हम लोग अभी थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे। वैसे हो सकता है आपने दिमाग लगाया हो तो समझ में आ गया हो क्या करना है। निकाला आंसर आपने किसी ने? कौन सा आएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही। ये नोट कर लिया ना सभी ने? वो ऑप्शन आपके बुकलेट में है तो उसी से हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये P इज इक्वल टू कितना दिया गया है, A³ B² डिवाइडेड बाई √C इंटू C। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बार बार पूरा लिखना ना पड़े तो ये हटा देते हैं अभी यहाँ से। जैसे यहाँ पर C लिखा हुआ है रूट के अंदर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रूट के अंदर है लेकिन उसे हम लोगों को ये चीज पता है कि रूट में अगर कोई चीज लिखी है तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी होगी, 1/2। ठीक है, तो C टू द पावर डायरेक्ट यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं। तो जहां √C था वहां पर हमने C टू द पावर 1/2 कर लिया, D तो अलग ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जैसे हम लोग का अगेन ये क्या बना, टाइप 2, तो P इज इक्वल टू A³ B² C टू द पावर -1/2 एंड D टू द पावर -1। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dp डिवाइडेड बाई p इंटू 100। अब देखो इस क्वेश्चन में हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे भी तो यही था, सेम ही तो क्वेश्चन था, तो वहां पर हमने सब कुछ लिखा। अब जैसे एक में डायरेक्ट क्लिक कर देखो तो ये 3 जाएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 3 और a की परसेंटेज एरर, यही तो लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे, a की परसेंटेज एरर कितनी है 1, तो हम डायरेक्ट यहाँ रखेंगे 3 इंटू 1। समझ में आ रहा ना? ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार वही बार बार वही चीज रिपीट करो। फिर प्लस हम ये पावर ले जाएंगे पहले और b की एरर को लिख देंगे, b की एरर कितनी है 3%, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटू 3। फिर ये -1/2 आएगा पहले, लेकिन माइनस नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे +1/2, और c की एरर कितनी है 4, और फिर ऐसे ये -1 पहले आएगा तो बन जाएगा प्लस, और d में एरर कितनी है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि जरूरी नहीं कि बार बार वही पूरी कहानी लिखी जाए, तो कई क्वेश्चंस में हम लोग लिख ही चुके हैं, तो यहाँ पर एक में हमने डायरेक्ट लिखकर बता दिया कि सीधे सीधे हम एरर लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है, यहाँ पर जब आपने लिखा, अब इसे आप ऐड करो, 3 + 6 + 2 + 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 13%। ठीक है, तो पहले तो आप इतना नोट कर लो।
अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आपसे और कहा गया है, इफ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी 3.763, टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट? किस वैल्यू तक इसको आप राउंड ऑफ करेंगे? तो देखो वैसे देखा जाए तो ये चीज मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये अगर आप रूल के हिसाब से चलो तो आपको लगेगा क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि रूल में तो आपको ये बताया गया कि p की वैल्यू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन रूट सी d पर डिपेंड कर रही। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला केस है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में हम लोगों ने क्या सीखा था कि a b c d में से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखे जाएंगे। लेकिन उसने ना तो a की वैल्यू दी है, ना तो b की, ना c की और ना ही d की। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे, क्या एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन सा आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा, वो पॉइंट समझ लो। आंसर आपको देखना है कि परसेंटेज एरर जो आपने निकाली है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें कितने हैं? दो है ना, 1 एंड 3, दो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सब सिग्निफिकेंट ही होते हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है इसको आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, वही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज कुछ आप करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि वैसे रूल के हिसाब से देखा जाए तो हमें ABCD की वैल्यूज पता होनी चाहिए थी, और उन वैल्यूज में जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते आंसर में हम उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखते। लेकिन इनकी वैल्यूज तो दी नहीं गई हैं, हमें उनकी एरर्स दी गई हैं। तो हमारे पास जो टोटल एरर आई है P में उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसके हिसाब से आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो अगर यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ पर भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे दैट इज इक्वल टू 13%, और ऐसे इसी के आगे लिख लो इंप्लाइज दैट। ठीक है, हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर। टू सिग्निफिकेंट फिगर, सो round off the value of P up to 2 significant figure। ठीक है, तो आपको जो P है उसकी वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देना है। इसी के हिसाब से चलेंगे, अगर इसमें 3 आते तो हम 3 तक कर देते, 2 आए हैं तो 2 तक कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर फिर P को राउंड ऑफ करोगे तो P की वैल्यू आपको P कितना दिया गया, 3.763 आगे लिख देते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो। लिखा है 13%, इसके आगे लिखा है हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ P अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नोट कर लिया ना? तो फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे 3.763। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो यहां पर कोई चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि 3 है 5 से कम, और ये 6 जब हटाएंगे तो यहां पर होगा क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे P इज, ये अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा, 3.8। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारे दो आंसर्स आ गए, एक 3.8 और दूसरा ये 13%। तो 13% एंड 3.8 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें टिक कर लेंगे फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सेकंड ऑप्शन, सभी लोग ट्राई करिए। In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, and D are 1, 2, 3, and 4% respectively. Then the percentage of error in the measurement X, where X is equal to
ए स्क्वायर बी टू द पावर 1/2 सी टू द पावर 1/3 एंड डी टू द पावर 3। नीट 2019 में पूछा गया था। क्या निकाला? सेकेंड ऑप्शन ना, सही है सेकेंड ऑप्शन। सब वैसे ही है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें बदल कर आपको समझाया जा रहा है। तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर बी टू द पावर 1/2 सी टू द पावर -1/3 एंड डी टू द पावर -3। अगेन हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट बस यहाँ लिख दो dx डिवाइडेड बाई x इंटू 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 लिखा, फिर ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? जैसे यहां पर आपने इसको लिखा dx अपान x इंटू 100, देन आप 2 पहले लाएंगे, फिर a को लिखोगे da अपान a इंटू 100, मतलब a की परसेंटेज एरर ही तो लिखते हैं। ठीक है, तो a की परसेंटेज एरर कितनी दी गई? 1। तो हम लोग डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे 2-3 क्वेश्चन में हम लोग कर ही चुके हैं सर। फिर प्लस का साइन लगाया 1/2, फिर लिखेंगे db अपान b इंटू 100, मतलब b की परसेंटेज एरर, और b में परसेंटेज एरर कितनी? 2%, तो यहां लिखेंगे हम 2। फिर ये माइनस, लेकिन प्लस कर देंगे 1/3, सी की परसेंटेज एरर कितनी? 3%, तो हमने यहां पर रख दिया 3। फिर ये आएगा +3, और डी की परसेंटेज एरर कितनी? 4। ठीक है, 4%। तो आप यहां पर इसी को सॉल्व कर लो, तो ये 2/2 1 हो जाएगा, ये 2 +1 +1 एंड +12। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16%। नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। फोर्थ, और लोग भी ट्राई करो, देखते हैं। ये नोट कर लो पहले जिन लोगों का नहीं। ये हो गया ना सभी का? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज गिवन बाई 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, where u and v represent object and image distances respectively. The maximum relative error in f will be equal to। अब जैसे यहां पर आप देखो, मैक्सिमम रिलेटिव एरर उसने आपसे पूछा है, मतलब रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर आपसे उसने पूछा है एफ में, और ये हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते ही हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो यहाँ पर आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसका कोई कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होना है, सिर्फ फॉर्मूला यूज होना था, और फॉर्मूला उसने आपको दे भी दिया यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर नहीं भी दिया जाएगा, मान लिया उसने मिरर का फॉर्मूला यहाँ दे दिया, एग्जाम में नहीं दिया, तो तब तक तो हम एग्जाम तक तो रे ऑप्टिक्स वगैरह सब पढ़ चुके होंगे, तो हमें खुद ही पता होगा कि लेंस में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मिरर में कौन सा यूज करते हैं, तो हमें फॉर्मूला वहां पर पता रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ आपको दे दिया गया फॉर्मूला। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर, ये हमें देखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे हमें एरर यहाँ पर निकालें। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? रिलेटिव एरर का मतलब ये है, जैसे इसमें डेल्टा यूज किया तो हम डी की बजाय डेल्टा लिख लेते हैं, यानी कि हमें डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना, वही उसने दिया भी है। ठीक है, तो निकाला है आपने कुछ? फोर्थ, फोर्थ आंसर। और किसी का कुछ है? जो भी है बताओ। थर्ड ऑप्शन, हाँ कोई टेंशन, बस थर्ड ये है। नहीं थर्ड नहीं, अच्छा नहीं लगता। थर्ड कौन सा है?
इसमें उल्टा लिख दिया है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन यही लिखा ना? ऐसे ऐसे लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। थर्ड नहीं यार, मतलब थर्ड बता के तुमने दिल तोड़ दिया मैं। इसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा मतलब इतना नहीं है। माइनस वाला नहीं, वो माइनस तो हो ही नहीं सकता है ना। आप इसमें से कुछ बता सकते हो अगर आपका बहुत मन कर रहा हो, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फोर्थ। तो माइनस तो देख के तुरंत भाग लो वहां से। एरर में माइनस मतलब जब एरर लिखा गया ना, तो एरर तो हम ऐड नहीं करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, ऐड ही करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जितने लोगों ने ये आंसर दिया है सही है एकदम, फोर्थ वाला। तो यहाँ पर जैसे ये वाले जो आंसर्स हैं, ये भी अगर आपने रूल से इधर उधर किया तो आपके ये वाले आंसर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कई लोग इसमें करते क्या है कि यहाँ पर इसको यहीं पर लिख लेते हैं, 1/f जैसे लिखा हुआ है तो उसको लिख देंगे f⁻⁻1, u को लिख देंगे u-1 प्लस v⁻⁻1, और फिर यहाँ पर एरर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये माइनस गया पहले, प्लस हो गया डेल्टा f/f, ये पहले गया प्लस हो गया डेल्टा u/u, ये डेल्टा v/v। तो कौन सा आंसर आपका आ जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, जबकि वो आंसर आपका सही नहीं है। अब गड़बड़ी क्या हुई, आपको लग रहा है कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, जो बताया गया वही किया। गलत आपने किया। आपने जो यहाँ पर रूल अप्लाई किया है, यहाँ पर आप देखो प्लस है, और जब ये माइनस इधर ले जाते हैं तो इनटू का साइन प्लस में कन्वर्ट करते हैं। प्लस अगर है तो ये वाला मेथड बताया नहीं गया आपको, प्लस में ये वाला मेथड कहाँ बताया गया कि ऐसे पीछे ले जाना फिर ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है, नहीं बताया गया ना। तो आप अगर रूल से इधर उधर भटकेंगे तो आपके आंसर्स गड़बड़ हो सकते हैं। तो इस तरह से करोगे तो गलत हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने फिफ्थ वाला वो टाइप सीखा था वो अप्लाई करना, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर uv आपने लिया एलसीएम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v एंड प्लस क्या आ जाएगा u, ठीक है। देन आप यहाँ पर f लिखो, तो f लिखोगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो uv डिवाइडेड बाई u प्लस v, और या फिर इसको हम लिख सकते हैं uv एंड u प्लस v⁻⁻, ठीक है। अब आपने ये लिख लिया, ये टाइप 5 वाला आ गया केस, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे सॉल्व करके। अब इसमें आप अप्लाई कर दो, तो जैसे f है उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा f/f, u को हम लिखेंगे डेल्टा u डिवाइडेड बाई u, और v को लिखेंगे डेल्टा v डिवाइडेड बाई v। माइनस साइन आ जाएगा पहले, प्लस हो जाएगा, और अब आया क्या यहाँ पर u प्लस v। u प्लस v को कैसे लिखा गया था, टाइप थर्ड, मतलब डेल्टा u प्लस डेल्टा v डिवाइडेड बाई u प्लस v, एक ही में था पूरा ऐसे, ठीक है, और माइनस साइन बन गया प्लस। तो यही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में इस तरह से लिखा नहीं गया, ऑप्शन में इसको अलग अलग करके लिख दिया गया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। डेल्टा u डिवाइडेड बाई u प्लस डेल्टा v डिवाइडेड बाई v प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बाई u प्लस v, डेल्टा v डिवाइडेड बाई u प्लस, मतलब इसे अलग अलग कर दिया, डेल्टा u/u प्लस v, डेल्टा v/u प्लस v, एलसीएम ले लो फिर से वही चीज आ जाएगी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ वाला, ठीक है। नोट कर लिया आपने?
अब जरा यहाँ पर एक बात समझो, जैसे अगर हम एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला दिया गया है इसके लिए, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को तो दिया ही नहीं गया, उसमें रेजिस्टेंस के लिए दिया गया है। तो अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए था, ये जो डेल्टा एफ अपान एफ निकाला, तो डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा यू है, डेल्टा यू अपान यू स्क्वायर प्लस डेल्टा वी अपान स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह से ये आंसर होना चाहिए था। जब हमें डेल्टा एफ अपान एफ निकालना है तो यहाँ से एक एफ हटा देंगे, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दें जाके, तो डेल्टा एफ अपान एफ की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हम आपको ये आंसर यहाँ पर करवा दें, और ये क्वेश्चन कई बुक्स में दिया गया है, और उस आंसर को अगर आप देखो तो वो आंसर कहीं चार में से किसी भी ऑप्शन में नहीं, ठीक है। ये वाला आंसर कहीं दिख रहा है आपको? ये कहीं नहीं दिख रहा आपको चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बुक्स में इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इसी तरह से सॉल्व किया गया जैसे ये मेथड आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में उसने एक क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था, उसमें इसी के लिए ये फार्मूला उसने लिख कर दिया कि अगर ऐसा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो। तो अब ये बात नहीं क्लियर है कि उसने स्पेशली उसी क्वेश्चन के लिए दिया है या उसने सबके लिए दे दिया कि कहीं पर भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको दोनों मेथड बता दिए। मान लिया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, और उसमें यही ऑप्शन हो और हमने आपको ये बताया ही ना होता, तो आप जान ही नहीं पाते कि यार सर ने तो कुछ बताया था लेकिन इसमें तो कोई आंसर ही नहीं है, अब हम कौन सा यहाँ पर टिक करें? तो तुम यही वाला टिक कर दोगे, पहला वाला, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर वो आंसर सही है। तो फिर हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें ये दोनों मेथड अपने दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है, कि अगर उस तरह से आपको ऑप्शंस मिलेंगे या वो आपको दे दिया जाए वहां पर लिखकर, तो आपको वही यूज करना है, ठीक है। और अगर उस तरह का ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो आपको ये मेथड भी बता दिया गया है कि इस तरह से आप निकालेंगे। सेकंड प्रायोरिटी पे ये रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी वाला मेथड जो भी हम आगे बताएंगे, और सेकंड प्रायोरिटी पर ये रहेगा, ठीक है। तो अभी वो वाला क्वेश्चन आएगा जब, तो हम लोग फिर से एक बार इस बात को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना कि हम इसी मेथड का यूज करें, क्योंकि इसमें अगर हम वो चीज बताएंगे तो उसमें ऑप्शन में ही नहीं, और कई बुक्स में ऐसे ही दिए गए हैं क्वेश्चन। आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 15 नंबर। द रेजिस्टेंस R is equal to V upon I, where V is equal to 100 plus minus 5 volt and I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. क्या निकाला? थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ये हमने क्लास में भी कराया था, और वो वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था उस टाइप का भी क्वेश्चन हमने दिया था। तो आपको ये जो क्वेश्चन है अगर आपने कर लिया तो नीट 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, दो क्वेश्चन पूछ दिए गए थे एरर के, ठीक है। तो बिल्कुल इसी टाइप पर था, बट वो क्वेश्चन था डेंसिटी के लिए, ठीक है। जो डेंसिटी इक्वल टू होता है ना मास बाई वॉल्यूम, या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो उस पर वो क्वेश्चन बेस्ड था। तो हम लोग आगे देख लेंगे उस क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल ये निकालते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर R इक्वल टू वी अपान आई। अब देखो यहाँ पर आपको आंसर जो डेटा दिया गया वो अलग तरह से दिया गया। जैसे अभी पीछे के क्वेश्चंस का अगर आप ध्यान दो तो उसने आपको दिया था कि भाई इसमें इतनी एरर है, इसमें इतनी एरर है, तो इसमें बताओ भाई, यही तो चल रहा था ना पीछे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। जैसे उसने यही तो फॉर्मूला दिया, उसने कहा इसमें इतनी परसेंटेज एरर है, इसमें इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी, तो बताओ इसमें कितनी एरर हो जाएगी। लेकिन अब की बार जरा देखो उसने क्वेश्चन में क्या किया, उसने कहा कि R की V की वैल्यू इतनी है, I की वैल्यू इतनी है, ये फॉर्मूला होता है, तो आपको R में परसेंटेज एरर निकालनी है। हमें कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमें जैसे ये फॉर्म जो वैल्यूज दी हैं, जैसे हम एक बार लिख देते हैं V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5, ठीक है, और I की वैल्यू क्या दी गई है, 10 प्लस माइनस 0.2, ये दिया गया। तो हमें ये चीज पहले से पता है कि ये जो लिखा गया है ये एक्चुअल वैल्यू है या एरर। एक्चुअल यानी कि ये V लिखा है और ये क्या लिखा है, dV। ये I लिखा है और ये क्या लिखा है, DI। तो हमें वैल्यूज पता है। अब जैसे यहां हमने लिख दिया, एग्जाम में होता तो हम वहीं से सीधे वैल्यू रख लेते, ठीक है। फिर हमने देखा फॉर्मूला, तो उसने फॉर्मूला यहां पर क्या दिया है, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, ठीक है। ये डिवीजन रूल है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले I को ऊपर ले जाएंगे माइनस को, हमारा ये टाइप 2 चल रहा है, ठीक है। तो टाइप 2 वही डिवीजन वाला। अब हम इसमें, हमें चूंकि उसने पूछा क्या ये भी ध्यान दो, उसने सिर्फ आपसे परसेंटेज एरर पूछा है R में क्या होगा। तो परसेंटेज एरर R में कैसे लिखते हैं,
डी आर अपान आर इंटू 100, v को क्या लिखेंगे, dv अपान v इंटू 100, माइनस साइन आएगा पहले, प्लस हो जाएगा डी आई अपान आई इंटू 100। ठीक है, कोई भी रूल में कोई चेंज दिख रहा है आपको? जो कुछ हम बताते हैं वैसे तो हम कर रहे हैं, हमने यही लिखा, ऐसे लिख दिया हमने। अब हमें ये वैल्यूज ही तो रखनी है, तो पहले जो क्वेश्चंस दे रहा था उसमें सीधे सीधे इसकी वैल्यू दे रहा था वो, कि परसेंटेज एरर वोल्टेज में इतना है या करंट में इतना है, या जो भी वैल्यू ए बी सी डी जो भी दिया, यहां पर उसने ये ना देकर उसकी वैल्यूज लिख दी कि v इतना है, i इतना है। तो हमें dv भी पता है, v भी पता है, हमें di भी पता है और i भी पता है, सारी वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर लो। तो dv की जगह रखेंगे 5, v की जगह पर रखेंगे 100 इंटू 100, और प्लस di की जगह पर रखेंगे 0.2, i की जगह पर रखेंगे 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और प्लस एक जीरो हटेगा, 10 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 2, कितना आंसर आ गया 7%। ठीक है, ठीक है, तो बस मेथड में कोई चेंज नहीं है, बस क्वेश्चन देने का उसने मेथड चेंज कर दिया, तरीका बदल दिया। तो जैसा था वैसे हम लोग करते हैं, बस उसने ये चीज थोड़ा सा चेंज करके आपको दिया। नोट कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 16 नंबर नोट कर लिया ऐसे, हो गया ना ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो टाइप अलग अलग बताए गए हैं वो तीनों टाइप उसने एक ही क्वेश्चन में दे दिए। ठीक है, कि आप तीनों टाइप का यूज करें एक ही क्वेश्चन में, और उसमें जो रिजल्ट है वो बताएं क्या होगा। जैसे उसने आपको ए की वैल्यू दी, ठीक है, बी की वैल्यू दी, तो ये तो अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन से सीख लिया कि यहाँ पर ये जो दिया गया है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी। अब अलग नहीं लिख रहे, इसी में लिख रहे ये ए है और ये क्या है डी ए है, और ऐसे ये क्या है बी और ये क्या है डी बी है। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब उसने हमें तीन चीजें अलग अलग लिख कर दी हैं, तीन मतलब फंक्शन दिया है, तीन फार्मूले दे दिए कि अगर x से कोई फॉर्मूला बनाया गया जो a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, y a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और z a इंटू बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो x y और z में परसेंटेज एरर है उनका रिलेशन बताना है कि तीनों में से किसमें एरर ज्यादा है, कम है, या किसकी एरर बराबर है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये तभी बता पाएंगे जबकि आप एक्स वाई जेड की एरर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अंदाजा मत लगाओ, अंदाजा वगैरह वो सब बाद में लगेगा। ठीक है, अभी आप पूरा सॉल्व करके देखो क्या है। जैसे कई लोग इसमें अंदाजा लगाने लगते हैं, ये प्लस है ये माइनस है तो हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके निकालो, क्योंकि अंदाजे में कई बार चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड सेकेंड, कुछ लोगों का सेकंड आया, कुछ लोगों का थर्ड आया, और लोग सस्पेंस वाले जितने सस्पेंस में बैठे रहते, ट्राई करो क्वेश्चन करो, अपना तुरंत स्टार्ट कर दिया करो क्वेश्चन करना कि हमें कुछ करना है। जो भी अब तीनों रिजल्ट तो आपको तीनों टाइप बताए गए, मेथड सब आपको पता है, बस अप्लाई करो, आंसर निकालो, फिर कैलकुलेशन है बस थोड़ा सा। दो आंसर बताए गए हैं, कुछ लोगों ने सेकंड बताया, कुछ लोगों ने थर्ड। जैसे x आप सॉल्व करेंगे तो x जो यहाँ पर है वो कैसे आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू, जैसे x आपको दिया गया है a प्लस बी, तो ये कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप आपको दिख रहा है ना, तो थर्ड टाइप, हाँ जेल का दरवाजा खुलने वाला है ऐसे चीज से हुआ, ऐसे देखने लगते हैं खुल जाए तो भाग लें। x इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी आपको करना है मतलब टाइप थर्ड, तो इसमें आपको परसेंटेज निकालना है। कैसे लिखते हैं, dx डिवाइडेड बाई x इंटू 100 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, dA प्लस dB डिवाइडेड बाई a प्लस b और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो dA की वैल्यू क्या है 0.08 प्लस dB की वैल्यू क्या है 0.06 डिवाइडेड बाई a प्लस बी 8 प्लस 6 और इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0.14, 1 आ जाएगा ना 1%, क्योंकि ऊपर आएगा 0.14 इंटू 100 करेंगे 14, नीचे भी 14 है तो 14 बाई 14 1%।
नोट भी करते रहो साथ में। ऐसे ही आप y सॉल्व करें और बताएं y में कितना आएगा। हाँ 7। नहीं, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया था वो लोग बताएं। सेकंड ऑप्शन भी कई लोगों ने दिया था ना, सेकंड ऑप्शन वालों ने अंदाजे लगाया था, मैंने कहा था अंदाजा मत लगाना, क्योंकि ये लगता है ना ये a प्लस बी ए माइनस बी, एरर तो जुड़ जाती हैं। तो एरर जुड़ जाती है लेकिन फंक्शन थोड़े जुड़ जाएगा। एरर जुड़ेंगी लेकिन फंक्शन नहीं, तो एरर तो दोनों में सेम आएंगे, लेकिन इसमें जब डिवाइडेड बाई करोगे x तो a प्लस बी होगा, और इसमें डिवाइडेड बाई y करोगे तो a माइनस बी होगा, और इसीलिए इसकी एरर सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, तो आप y वाले को सॉल्व करेंगे इसी तरह से, तो देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू a माइनस बी। तो आप यहां लिखेंगे dy अपॉन y इंटू 100 इज इक्वल टू dA प्लस dB, लेकिन नीचे a प्लस बी नहीं होगा, a माइनस बी। ये टाइप 4 है जो सब्ट्रैक्शन वाला बताया गया था। ठीक है, dA और dB क्या है, 0.08 और प्लस 0.06 एंड डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6 और इंटू 100। तो ऊपर तो आ जाएगा 14, क्योंकि ये 0.14 होगा, इंटू 100 कर देंगे तो 14 आ जाएगा, और नीचे 2। तो आप जरा देखो 7% आ गया इस। ठीक है, 7% आ रहा है। इतना नोट कर लो आप। तो यहां से एक बात तो हमें क्लियर हो जाती है तुरंत कि फर्स्ट और सेकंड तो वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ में से ही कोई ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नोट कर लिया है ना। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो जेड है उसमें भी हम लोग कैलकुलेशन कर लें। जेड इज इक्वल टू क्या है, ए बी। तो ये मल्टीप्लीकेशन का केस है, यानी कि टाइप 1। तो हम लोग लिखेंगे डी जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डी ए अपॉन ए इंटू 100 एंड प्लस डी बी अपॉन बी इंटू 100। तो डी ए की वैल्यू यहां पर है 0.08 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, और ये है 0.06 डिवाइडेड बाई 6 इंटू। ठीक है, तो ये 8/8 हो जाएगा 1, और ये 6/6 हो जाएगा 1, यानी कि 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें दिख रहा है x सबसे कम था, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है z, और y में एरर सबसे ज्यादा है, यानी कि फाइनली x में जो यहाँ पर एरर है, x में कितनी है, सबसे कम है 1% की। ठीक है, तो ये हो गया सबसे कम, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा z, और सबसे ज्यादा एरर है किसमें, y में। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन।